नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वे कौन से विषय हैं जिन पे हमें आज बात करनी है। तो आप लोग के सामने यह है हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज़ है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी पहली करंट अफेयर न्यूज़ को, जो काला सागर अनाज समझौते से संबंधित है। तो उसको क्यों चर्चा कर रहे हैं हम लोग इसके ऊपर, तो हमें यहाँ पता लगता है कि भाई हाल ही में रशिया ने मना कर दिया है कि यह जो समझौता है यह अब मान्य नहीं है और वह इससे बाहर आ गया है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों में हमें यहाँ यह पता लगता है कि यह जो समझौता है ये अब से बिल्कुल एग्जैक्ट 1 साल पहले यानी कि जुलाई 2022 में संपन्न किया गया था। दरअसल हम लोग स्थिति को समझते हैं तो हमें पता लगता है कि एक लंबा समय हो गया है जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, जिसके बाद से पूरा जो वैश्विक परिदृश्य है वह उथल पुथल से जूझ रहा है। तो इसी क्रम में यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने बीच में आकर के, साथ ही साथ तुर्की को बीच में ला करके और रशिया और यूक्रेन के मध्य एक समझौता कराया जो मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों संबंधित था। तो यह जो समझौता था इसमें बोला गया था कि यूक्रेन को बेरोक टोक बिना किसी परेशानी के जो खाद्य उत्पाद हैं उन्हें दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने के लिए अनुमति दी जाएगी। तो इसी कार्यक्रम के तहत हमें पता लगता है कि जिस समय यह समझौता हुआ था जुलाई 2022 में, तो जो गलियारा जिस रूट पर सहमति बनी थी वह यह था जिसमें यूक्रेन के 3 बंदरगाह इंक्लूडेड थे, साथ ही साथ तुर्की का एक मुख्य बंदरगाह जो इस्तांबुल में है वह इंक्लूड था। तो यह मुख्य व्यवस्था यहाँ पर इन लोगों ने सेटअप किया था और कहा था कि अब इसके माध्यम से ही जो खाद्य पदार्थ है उसकी आपूर्ति की जाएगी। आगे इसी क्रम में हमें यह पता लगता है कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के साथ सारा कार्यक्रम आगे बढ़ा, सभी चीज़ें व्यवस्थित की गई, कोशिश की गई कि दुनिया में जो खाद्य उत्पाद की कीमतें हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए और उन्हें बढ़ने से रोका जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखने के बाद हमें यह पता लगता है कि जो 3 मुख्य बंदरगाह यूक्रेन के इसमें इंक्लूड थे उनका नाम है चेर्नोमोर्स्क, ओडेसा और यूजनी या पिवडेनी। हम लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में रेगुलरली अलग अलग जगहों पर पूछा जा रहा है और साथ ही उनसे प्रश्न बन रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम लोग इन स्थानों पर फोकस करें ताकि आने वाले समय में जब परीक्षा में यह सभी प्रश्न आए तो हम इनको बिना किसी परेशानी के सॉल्व कर सकें। बात इतनी सभी को क्लियर हो गई है। तो जुलाई 2022 में यह समझौता किया गया था खासतौर पर खाद्य उत्पादों के निर्यात आयात के लिए। ठीक, लेकिन यहाँ हमें पता लगता है कि जब यह समझौता हुआ था तो शुरुआत में यह मात्र 120 दिन के लिए किया गया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि नवंबर 2022 आते आते यह समझौते की जो अवधि थी वह खत्म हो गई। तो इस समय फिर सहमति बनी और इसको आगे बढ़ा दिया गया 120 दिन के लिए। हालांकि यहाँ पर रशिया चाहता था कि इसको 60 दिन के लिए बढ़ाया जाए। तो उसके बाद जब 120 दिन पूरे हुए तो 18 मार्च आ गई और 18 मार्च को फिर इस समझौते को दोबारा से रिन्यू किया गया और बोला गया कि चलिए 60 दिन की अवधि और बढ़ा देते हैं ताकि वैश्विक स्थिति बनी रहे और खाद्य उत्पादों की कीमतें बहुत अधिक ना बढ़े। लेकिन अब क्या हुआ कि जिस समय यह समझौता किया गया था उसी समय इससे पैरेलल एक और समझौता किया गया था। जहां जो पहला समझौता था वह यूक्रेन से संबंधित था, तो हमें पता लगता है कि दूसरा समझौता रशिया से संबंधित था। अब रशिया से संबंधित जो समझौता था उसमें भी सेम बात थी कि जो रशिया है उसके जो खाद्य उत्पाद हैं तो उनका भी एक्सपोर्ट किया जाएगा और दुनिया में सभी जगह किया जाएगा। तो अब जब जुलाई के बाद की स्थिति हम समझ रहे हैं तो इसको 2 बार बढ़ा दिया गया, तीसरी बार इसको मई में बढ़ाया, फिर दोबारा 60 दिन के लिए बढ़ाया। लेकिन अब जब जुलाई 2023 आई तो इस समय क्या हुआ कि अब रशिया ने कहा कि भाई आपका जो पहला महत्वपूर्ण समझौता था जिसको आधार बना के सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा था वह तो बढ़िया चल रहा है और सभी जगह आप अपने उत्पादों को बेच पा रहे हैं, लेकिन जो पैरेलल समझौता रशिया के उत्पादों के लिए हुआ था वह ठीक से कार्यान्वित नहीं हो रहे हैं और पश्चिमी देशों ने अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं किया है। इसी वजह से अब जुलाई 2023 में आकर के रशिया इस काला सागर अनाज समझौते से बाहर आ गया है और इस समझौते को खत्म कर दिया है। हालांकि जो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं उन्होंने इस स्थिति पे चिंता व्यक्त की और कहा है कि दुनिया में इसकी वजह से बहुत सारी परेशानी होगी और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों को बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ेगा। तो यह पूरी महत्वपूर्ण न्यूज़ आप लोग के सामने, आप लोग को इन सभी चीज़ों के बारे में विशेष जानकारी होना ज़रूरी है। रूट ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यह सभी बातें इस न्यूज़ से संबंधित थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ जो कह रही है भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना के बारे में। तो क्या मामला है समझते हैं। तो भाई हाल ही में देखा गया है कि जो विदेश मंत्री हैं भारत के सुब्रमण्यम जयशंकर वह विदेश गए। कहाँ गए हैं? फिलहाल वह जो हमारे ये साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो इसी दौरान हमें यह पता लग रहा है कि
इन्होंने जो म्यांमार के मंत्री हैं यानी कि उनका नाम है थान सुए, तो इन्होंने इनसे बातचीत की और ये जो विषय है त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना इस पर चर्चा की। तो चर्चा के दौरान यह पता लगा कि इसका 70% जो कार्य है वह अब कंप्लीट हो गया है, यानी कि सिर्फ 30% काम रह गया है और जल्द ही यह जो पूरा का पूरा राजमार्ग है इसको शुरू कर दिया जाएगा। तो इससे संबंधित बातें हमें समझना ज़रूर हो गई है। तो पता लगता है कि जो राजमार्ग था यह 3 देशों को आपस में जोड़ रहा है, यह टाइटल में भी शामिल है। तो भारत, म्यांमार और थाईलैंड यह तीनों इसके माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो बीच में म्यांमार है, लेकिन यह भारत का जो मणिपुर है वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है मोरे तामू। तो यहाँ पर भारत में मणिपुर का जो मोरे तामू है यह उसे कहाँ तक जोड़ रहा है, थाईलैंड में एक जगह है जिसका नाम है मायसौत। तो यह इन दोनों जगह को जोड़ दे रहा है और बीच में म्यांमार है। इससे संबंधित अन्य बातों में हमें यह भी पता लगता है कि यह जो पूरा का पूरा जो राजमार्ग है इसकी लंबाई 1360 किलोमीटर है। हमें पता लगता है कि वर्ष 2002 में इसको लेकर सहमति दर्ज की गई थी, यानी कि जो हमारे वर्तमान उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने ही ये प्रस्ताव पेश किया था और 2002 में तीनों देशों ने सहमति दर्ज की और कहा कि ठीक है यह एक अच्छी परियोजना है, इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जिस क्रम में पता लगता है कि वर्ष 2012 में इससे संबंधित पूरा निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। हालांकि जो भारत की चाहत थी वो यह थी कि दिसंबर 2019 तक इस राजमार्ग को शुरू कर दिया जाए, लेकिन अभी 2023 में रहते हुए हमें क्या पता लग रहा है कि अभी इसका कार्य सिर्फ 70% ही पूरा हुआ है, तो इसलिए अभी और समय लगेगा। हालांकि ये जो राजमार्ग है 3 देशों को तो जोड़ रहा है और इनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस राजमार्ग से हमें पता लग रहा है कि बिम्स्टेक की जो अहमियत है वो भी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि यह तीनों ही देश बिम्स्टेक के महत्वपूर्ण अंग है। तो इस प्रकार बिम्स्टेक को मजबूती देने की दिशा में भी यह राजमार्ग कार्य करेगा। हालांकि हम यह समझते हैं कि यह जो राजमार्ग है यह कई मामलों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बात तो भारत जो दक्षिण एशिया का एक देश है उसे दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ने का कार्य करेगा। वहीं साथ ही यह इन तीनों देशों को व्यापार, कारोबार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के नए आयाम प्रदान करेगा और विकास की नई राह दिखाएगा। आगे हम बढ़ते तो हमें हमारी तीसरी न्यूज़ के बारे में पता लगता है जो बोल रही है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। तो क्या हुआ है भाई, अभी हाल ही में एक 3 दिवसीय कार्यक्रम था जिसको मुंबई में किया गया। तो इससे संबंधित अब महत्वपूर्ण बातों को पढ़ना समझना ज़रूरी हो गया है। भारत में हुई है, मुंबई में हुई है, तो इससे संबंधित अन्य पक्ष जो हैं वह हमें यह पता लगते हैं कि यहाँ जो सम्मेलन हुआ इस पर नए नए विषयों पर और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। हालांकि आप लोग को यह पता लग गया होगा कि यह जो सम्मेलन था कैसा था, मैरीटाइम था, यानी कि जो समुद्री हमारा विश्व है, समुद्री दुनिया की सारी बातें हुई और सभी देशों ने अलग अलग, जो भी लोग यहाँ बैठे थे उन लोगों ने अलग अलग प्रस्ताव पेश किए और अलग अलग संभावनाओं पर बात की। इस स्थिति में हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि इसके माध्यम से जो अलग अलग नई चीज़ें शामिल आएगी उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, भारतीय समुद्री अर्थव्यवस्था के नए आयाम जुड़ेंगे, साथ ही साथ निवेश की अलग अलग संभावनाएं हमें देखने को मिलेगी और इसके साथ ही जो अलग अलग देश हैं उनके वैश्विक और क्षेत्रीय साझेदारी और सहयोग के नई नई चीज़ें भी यहाँ पर जुड़ रही हैं। हमें पता लग रहा है कि इस कार्यक्रम में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कंपनियों ने, नीति निर्माताओं ने, निवेशकों ने और अन्य जो भी हितधारक हो सकते हैं उन सभी ने पार्टिसिपेट किया था और आपस में बातचीत करते हुए सहयोग और सुविधा के नए क्षेत्रों की खोज की थी। यहाँ पर हमें यह भी पता लग रहा है कि इसके माध्यम से जो निवेशक हैं उन्हें विशेष महत्व प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ हितधारक जो भी जुड़े हुए हैं उन्होंने अपनी बातें रखते हुए यह बताया है कि किस प्रकार से जो हमारा समुद्री जल मार्ग है उन्हें आसान, अच्छा बनाया जा सकता है, किफ़ायती बनाया जा सकता है और सभी देशों के लिए यह किस प्रकार से लाभदायक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग चाहते हैं कि अब अलग अलग तकनीकों को यहाँ पे शामिल किया जाए जिससे कि जो नई नई चीज़ें हैं वह अब और ज़्यादा बढ़ें और सभी देश निरंतर विकास की राह पे आगे बढ़ें। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात जो आज भी दरकिनार नहीं की जा सकती वह यह है कि आज भी दुनिया के मामले में जो लगभग हम 80 से 90% का ट्रेड देख रहे हैं वह जो होता है पूरा जलमार्ग के माध्यम से होता है, यानी कि जहाँ भी संभव है जो जलमार्ग है वह सस्ता और किफ़ायती मामला प्रदान करता है, जहाँ पे आप बिना किसी परेशानी के ईजिली चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत के मामले में भी यह महत्वपूर्ण स्थिति है। भारत का लगभग 95% जो ट्रेड होता है वह जल मार्ग से होता है। हालांकि यदि इसको रुपया में कन्वर्ट करें तो मनी के मामले में यह लगभग 75% है। बात इतनी समझ गए आप? तो महत्वपूर्ण यह एक मार्ग है आज भी व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं, जो भी रिसर्चर्स हैं या इंक्यूबेटर हैं, उन सभी के लिए यह खास महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन था। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है फ्रांस के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे, जहां इन्होंने एक समझौते पर
साइन कर दिए। हालांकि वहाँ से यह इसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर के आए थे, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात यूपीआई की करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए बोल दिया कि भाई अब ठीक है, फ्रांस के लोग भी यूपीआई यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें अभी कुछ शर्तें हैं, क्योंकि यह इसका शुरुआती चरण है ना, अभी यहाँ पे नया नया शुरू हो रहा है सारा कार्यक्रम। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि फ्रांस में अभी जो फ्रांस सरकार है यह कुछ लोगों को यूपीआई यूज़ करने की इजाज़त देगी, और जो इसके अंदर पेमेंट होगी यह इंडियन रुपीज़ में होगी। ठीक है, तो किसको इजाज़त दी जा रही है? तो बता रहे हैं कि फ्रांस में जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पर विजिटर्स होंगे, ठीक है, जो भी टूरिस्ट जाएंगे, उन सभी लोगों को इसके लिए अनुमति दी जाएगी। जल्द ही इसके लिए पूरा मैकेनिज्म सेट करेगी फ्रांस गवर्नमेंट। बात क्लियर है। हालांकि यहाँ पर देखने वाली बात यह महत्वपूर्ण है कि शुरुआत में इसको सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय पर्यटक हैं और जो वहाँ विद्यार्थी हैं उन्हीं लोगों को इसकी इजाज़त दी जाएगी। हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि भाई नेपाल जो है वह दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने भारत के यूपीआई को एज अ पेमेंट सिस्टम एक्सेप्ट किया और अपने देश में लागू किया। कब यह कार्य किया था इसने? फरवरी 2022 में इसने यह कार्य किया था। लेकिन हम समझे कि पहला देश तो नेपाल बना था, लेकिन इसके बाद देशों की एक लंबी कतार लग गई और उन्होंने चाहा कि उन्हें भी यूपीआई सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। तो इस श्रेणी में अन्य नाम संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, सिंगापुर, मालदीव, भूटान और ओमान, यह सभी जुड़ गए हैं। और एक नया नाम हम सभी देख रहे हैं जो कि फ्रांस है। इतनी बात सभी क्लियर हो गई है। अगर हम भारत में समझे, जो सारा यूपीआई का मामला होता है यह एनपीसीआई के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। आगे यहाँ अगर हम समझे यूपीआई के बारे में तो पता लगता है कि यह एक त्वरित रियल टाइम भुगतान सिस्टम है, यानी कि जनरली हम सभी लोग आज के टाइम में यूज़ करें तो क्या करते हैं, हमें इसमें एक अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं होती, ना ही अपना अकाउंट नंबर, ना ही जिसको पैसा भेजना है उसका अकाउंट नंबर। तो क्या यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल नंबर से जोड़ करके एक यूपीआई आईडी बनाई दी जा रही है, या फिर कई जगह ऐसा भी है कि मोबाइल नंबर के अलावा भी यूपीआई आईडी बनाई जा रही है। तो ना आपको अकाउंट नंबर तो चाहिए ही नहीं, जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, कहीं भी कभी भी पैसा भेज सकते हैं और तुरंत यह पूरा का पूरा कार्य आप कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रणाली भारत में विकसित की गई थी जिसको आज दुनिया अपना रही है। बात इतनी समझ गए हैं तो चलते हैं हमारी अंतिम न्यूज़ की ओर, जो जियो कोडिंग से संबंधित है। अब इसमें होता क्या है यह समझ लेते हैं। जनरली मैप तो सभी लोग यूज़ करते हैं ना, ठीक है। चलिए अब आपको मैं डायरेक्ट समझाता हूँ कि एक्चुअल में जियो कोडिंग होता क्या है। तो एक्चुअल में जब आप लोगों ने अगर असुर मूवी जो वेब सीरीज़ थी अगर आपने वो देखी है तो आपने उसमें नोटिस की होगी, वह यह थी कि जो उसमें व्यक्ति था उसको कोऑर्डिनेट्स आते थे अलग अलग जगह से जो नंबर्स में होते थे, बट जब वो उन नंबर्स पे क्लिक किया करता था तो एक लोकेशन खुल जाती थी। याद आया? तो बिल्कुल ये वही चीज़ है। तो फिलहाल जो न्यूज़ है वह हमारे पास यह है कि वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क के द्वारा जियो कोडिंग को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अब शुरू कर दिया गया है। तो क्या होगा, इसके माध्यम से जो भी एक प्लेस है उस प्लेस की सटीक जानकारी दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? तो जो भी प्लेस है उससे संबंधित जो डिटेल्स होंगी उनको भौगोलिक निर्देशांक में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि नंबर्स बना दिए जाएंगे। वह नंबर कैसे होंगे, वह अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के आधार पर नंबर बनाए जाएंगे, जिसके माध्यम से उस स्थान की जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी वो पता लगेगी, ताकि हम कभी कभी जो कन्फ्यूजन फील करते हैं लोकेशन के मामले में उससे अब निजात पा सकेंगे। बात समझ गए हैं सभी लोग? तो क्या बता रहे हैं कि इसे जीएसटीएन रिकॉर्ड में पते के विवरण की सटीकता के लिए तैयार किया गया है और अब इसको शुरू कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर यह बता रहे हैं कि जीएसटी जो नेटवर्क है उसके द्वारा पहले ही जो व्यवसाय हैं उनके लिए 1.8 करोड़ स्थानों को जियो कोडिंग में कन्वर्ट किया जा चुका है, उनकी जियो कोडिंग बनाई जा चुकी है। हालांकि यह बता रहे हैं कि मार्च 2022 के बाद से सभी नए पतों को पंजीकरण के समय ही जियो कोडिंग उनकी कर दी जा रही है। बात समझ गए? तो जो पहले के स्थान थे कब से, मार्च 2022 से पहले जो भी रजिस्टर थे उन सभी को कन्वर्ट कर दिया गया है जियो कोडिंग में। लेकिन मार्च 2022 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन हुए, जो भी नए स्थान इसके सामने आए तो उसको इंस्टेंट ही इन्होंने जियो कोड कर दिया। बात समझ गए हैं? तो एक नई और महत्वपूर्ण स्थिति हम समझ रहे हैं और हमें पता लग रहा है कि किस प्रकार से तकनीकों को लगातार सुधारा जा रहा है। यह वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क क्या है? तो बता रहे हैं कि यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी गैर सरकारी कंपनी है। यह करदाताओं और अन्य हितधारकों सहित केंद्र और राज्य सरकारों को साझा आईटी बुनियादी ढांचा और सेवा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पर हमें इससे संबंधित यह भी पता लग रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क में गैर सरकारी संस्थानों के पास 51% हिस्सेदारी है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास इसकी 49% हिस्सेदारी है। यानी कि इसीलिए कह रहे हैं कि यह एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी कंपनी है, क्योंकि शेयर का जो परसेंट है वो प्राइवेट एरिया
एज जो है प्राइवेट सेक्टर है उसके पास ज़्यादा है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 49% है। इतनी बात आप लोग समझ गए हैं तो हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि आज की जो सेशन था ये कंप्लीट हो गया है और सभी महत्वपूर्ण बातों को हमने कर लिया। फिर मिलेंगे जल्द अगले वीडियो में और कुछ नई बातों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।